Hey cuties, welcome back to the Fake Club and अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारे प्यारे से मधु, मेरा मतलब कि अभी के लिए हमारी श्रुति, वो किसी भी तरह अपनी आंटी को समझा बुझा के तुरंत अपने घर से ऑफिस के लिए निकल जाती और मानो ये लोग थोड़ी देर में ऑफिस आ जाती, मतलब ऑफिस के करीब आ जाती। और मानो जैसे ही ऑफिस के बाहर आके गाड़ी रुकती है ना, श्रुति तुरंत गाड़ी से बाहर उतरती। उसके बाद ऑफिस के ऊपर की तरफ देखते हुए गहरी सांसें छोड़ती, अपनी ड्रेस को सही करती और फिर जल्दी जल्दी में अंदर की तरफ जाने लगती। तो क्या बोलो यार, मानो इतने में ही कोई श्रुति की गाड़ी के पीछे छुपने लगती। मेरा मतलब कि शायद वो किसी से छुपने की कोशिश कर रही थी, और जो श्रुति की गाड़ी के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी ना यार, क्या बोलूं, मतलब उसके नाम सुन के तो शायद अब सब की सब शॉक्ड हो जाओगी यार। सच में आप लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कोई और नहीं था यार, मानो हमारी जाना पहचाना गंदा सब घटिया बदतमीज कलिया आई थी। और तो और ये भी नहीं पता कि कलिया इस शहर में क्या कर रही थी। अरे मुझे तो लगता है शायद वो पुलिस के हाथों से भागा था, इसलिए तो वो भागकर श्रुति की गाड़ी के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। और क्या बोलो, अगर कलिया पुलिस के कारण नहीं छुप रही थी, नहीं भाग रही थी, तो शायद और भी कोई रीज़न, और भी कोई लफड़ा हो सकती है ना, क्योंकि कलिया ज़्यादा सेंसर नहीं था, वो बहुत बुरा और बहुत घटिया इंसान था। फिर श्रुति जैसे अपनी ऑफिस के अंदर जाने लगती है ना, तो अभी कलिया गाड़ी के मेन रोड से उसे देख रही थी। और तो और जैसे श्रुति को देखती है ना, मेरा मतलब कि वो जैसे मधु को देखती है ना, भाई साहब क्या बोलूँ, वो तो मानो एकदम से शॉक्ड हो जाती, वो हैरान हो जाती, वो तुरंत खड़ी हो जाती और फिर मधु को अस्से से देखने लगती कि यार ये लड़की असल में है ही कौन, मैं कुछ गलत तो नहीं देख रही हूँ ना। तो कलिया ऐसे बोल के अपनी आँखें चपकाती और फिर से देखने लगती कि यार ये तो सच में हमारी मधु है। पर ये मधु यहाँ क्या कर रही है? ऊपर से इतना महंगा कार, इतनी महंगी ड्रेसेस, कहीं ये कोई एक्टिंग वगैरह तो नहीं करी है ना? पर यहाँ एक्टिंग ही क्यों करेगी, जबकि वहाँ कंचे उसे ढूंढ के पागल हो रही है उसके लिए। और तो और सिर्फ इसके कारण मुझ पर भी कितनी मार पड़ी है, और ये मुझे तो जेल भिजवा दिया उस कंचे ने। वो तो पुराना की शुक्र है कि मैं किसी भी तरह भाग पड़ी, और नहीं तो पता नहीं मेरा कितने सालों की जेल हो जाता यार। मैं तो उस कंचे को छोड़ूंगी नहीं। पर जो भी है, पहले देखना होगा कि असली बात क्या है, असल में मधु यहाँ पे आई तो आई क्यों। हाँ, मुझे सब जानना होगा। तो क्या बोलो यार, कलिया तो मानो ऐसे बोल के मधु के पीछे पीछे भाग पड़ती है ना, मतलब अंदर की तरफ जाने लगती है ना, देखने के लिए कि असली बात क्या है। और तो और वो जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है। तो कलिया ऐसे सुस करा मानो मधु के पीछा करने लग जाती। और इधर हमारी श्रुति, वो तो मानो अपनी पहले वाली गेटअप में, मतलब क्या बोलो, मानो एक बॉस, एक मालिक जैसा होती है ना, वो बिल्कुल वही गेटअप में एंट्री लेती, जहाँ पे हम देखते हैं कि अंदर जाते ही बीच में दो दारोगान बैठा हुआ था, तो दोनों के दोनों श्रुति को देख के खड़ी होकर सैल्यूट करती। उसके बाद श्रुति सीधा जाके अपनी कैबिन में बैठती। उसके बाद श्रुति अपने लैपटॉप में कुछ देख रही थी, जहाँ पे उसे थोड़ा गड़बड़ लगती, इसलिए वो फाइल्स वगैरह उठा के अच्छे से चेक वगैरह करने लगती। तो क्या बोलो, वहाँ पे भी उसे बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग जाती, इसलिए वो तुरंत ऑफिस की मैनेजर को बुलाती, जिस पे उस मैनेजर भी तुरंत आ जाती कि मैं कामिन मैम। तो श्रुति सार हिलाती, उन्होंने अंदर आती कि यस मैम, कोई प्रॉब्लम है। तो श्रुति गुस्से से एक फाइल्स उनकी तरफ फेंक दी थी कि ये क्या है।
तो उन्होंने उस फाइल को हाथ में ली थी और फिर थोड़ा नजर भी लगे कहती, क्या है मतलब मैम, सब तो ठीक ही है। तो क्या बोलो यार, ये बात सुन के तो मानो श्रुति को बहुत गुस्सा आ जाती और गुस्से से खड़ी होती और फिर कहती, हाउ डेयर यू। तो ऐसे बोल के मानो वो इतनी जोर से मैनेजर की गालों पे एक थप्पड़ लगा दी थी, है ना। क्या बोलो यार, जिसमें तो उस मैनेजर थप्पड़ खाने की बात अपनी गाली पका ली थी और फिर कहती, मैम मेरा मतलब कि। तो इतने में श्रुति हाथ उठा के उन्हें रुक ली थी कि बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारा कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं गायब होने के बाद अंकल बीमार था, मुझे पता है कि उन्होंने डेली ऑफिस नहीं आ पाया और इसी कारण उन्होंने प्रॉफिट की या फिर नुकसान की कोई देन ही नहीं ले पाया। और इस मौके पे अब सबकी सब क्या किया, हाँ तुम सबकी सब कंपनी की सारी पैसा हड़प ली, लूट ली, कहीं भी कर दी कंपनी की करोड़ों पैसा। हाँ कैसे? देखिए मुझे नहीं चाहिए ये आपकी जैसा मैनेजर। मैं अभी की अभी आपको डिसमिस कर रही हूँ, मेरी कंपनी से मैं अभी आपको फायर करती हूँ। मुझे नहीं चाहिए आपकी जैसा या विश्वासघात। नाउ गेट आउट। तो उसकी बात सुन के उस मैनेजर ने उसकी तरफ देखने लगती, जैसे उन्होंने श्रुति को कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, पर पता नहीं क्यों उन्होंने कुछ नहीं कह पाती। जिस पे श्रुति फिर से गुस्से से कहती, सुना नहीं देता क्या, बोला ना गेट आउट, अभी निकलो मेरे केबिन से। तो श्रुति को इतनी गुस्से में देख के उस आदमी और कुछ नहीं कहती, वो शांत होकर बाहर चले जाती। और इधर श्रुति को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि सच में उसकी कंपनी में काफ़ी सारी पैसे की हेरा फेरी हो गई थी, मानो करोड़ों की, इसलिए वो इतनी ज़्यादा गुस्से में थी। और इधर तो उस मैनेजर वो थप्पड़ खाने के बाद ही सीधा श्रुति के अंकल की केबिन में आ जाती और उनकी केबिन में आके मानो उन्हें A to Z सब कुछ बता दी थी। जिस पे उन्होंने गुस्से से कहती, क्या श्रुति ऑफिस के बीच तुम पे हाथ उठाया, वो परसों तुम्हें निकल भी दिया। जिस पे उस आदमी अभी भी अपने गालों को पकड़ के कहती, यस सर, आपकी बात सुन के बस मेरी ये हालत हुई है, अब मेरा क्या होगा, मेरी नौकरी तो पक्का चली जाएगी, अब मैं मेरी फैमिली कैसे चलाऊं, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो उनकी बात सुन के श्रुति के अंकल थोड़ा सा हंसती और फिर कहती, अरे छोड़ कुछ नहीं होगा, और एक लड़की के हाथों से थप्पड़ खाने से तो अच्छा होता कि अगर तू उसे उल्टा एक थप्पड़ दे पाती। हाँ। तो ये बात सुन के तो मानो उस मैनेजर ने थोड़ा और ज़्यादा घबरा जाती और फिर कहती, क्या कह रही है आप, एक मालिक पर हाथ उठाऊंगी, अरे ऐसा कभी हुआ है क्या। तो क्या बोलो भाई, ये बात सुन के तो मानो उसके अंकल को बहुत गुस्सा आ जाती कि स्टॉप, बहुत हो गया तुम्हारा बकवास, मैं अजीत खन्ना हूँ, अजीत खन्ना, मुझे इस कंपनी की मालिक कहने में बहुत तकलीफ होती है ना। तो उनकी बात सुनकर तो मानो इस मैनेजर ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती और माफ़ी मांगने लगती कि सर गलती हो गया, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। तो क्या बोलो, उन्होंने माफ़ी तो मांग रही थी पर फिर भी श्रुति की अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। उन्होंने गुस्से से कहती, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं, अगर मैं तुम्हें माफ़ कर भी दिया पर फिर भी मैं उस श्रुति को नहीं छोड़ूंगी, मैं उससे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो फिर से मेरी रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है, मेरे रास्ते में कांटा बन रही है यार, शिट। अरे अच्छा होता कि वो 7 महीने पहले ही मर जाती, पर नहीं, कोई ना, तब नहीं मरा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पर अब तो वो नहीं बच पाएगी ना, अब तो उससे मरना ही होगा, उससे ज़रूर मरना होगा। तो मानो श्रुति की चाचा ऐसे बुलबुल के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी और दिल में फिर से कोई प्लान करने लग जाती। तो उसके बाद इधर हम देखते हैं कि हमारी श्रुति वो ऑफिस की सारी काम ख़त्म करके जैसे वो घर के लिए निकल पड़ती है ना। तो मानो आज भी श्रुति की गाड़ी के आगे 20 रास्ते में एक गाड़ी आकर रुक ली थी। और क्या बोलो, जैसे उस गाड़ी रुकती है ना तो उस गाड़ी रुकने के साथ साथ कुछ लोग उतर के
श्रुति की गाड़ी को घेर ली थी, जिस पे आज भी श्रुति बहुत ज़्यादा घबरा जाती और साथ साथ मानो वो उन सारी लोगों को पहचान भी जाती कि अरे ये तो वही आदमी है ना जो हमें पहले भी मारने की कोशिश की। हाँ, ये सारी वही आदमी है। तो मानो श्रुति ऐसे सोच के उन लोगों को कुछ कहने वाली होती, पर इतने में उस आदमी ने गान निकाल के श्रुति की तरफ करने लगती। तो उस आदमी ने जैसे श्रुति की तरफ गन पॉइंट करती है ना, तो इतने में पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आने लगती, जिस पे डर के मारे वहाँ से सब की सब भागने लग जाती कि यार इस नवाब नंदनी की हर दिन तो लकी होती है, क्या करो, इसे टपकाओ तो टपकाओ कैसे। तो मानो वो लोग ऐसे बोल के खुद के सार पकड़ के वहाँ से भाग जाती और वो लोग ऐसे वहाँ से भाग जाती है ना, तो इतने में ही वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आके रुकती। तो उस गाड़ी से एक ऑफिसर आके पूछती कि मैम ये लोग कौन था, आप जानती है क्या इन लोगों को। तो उस ऑफिसर को देख के श्रुति भी बाहर निकलती और फिर कहती हाँ, इन लोगों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इन लोगों को पहले भी कहीं पे देखा है, बट कहाँ देखा वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर कोई ना, मैं इस बारे में कमिश्नर अंकल के साथ बात कर लूँगी, आप लोग जाइए। तो उसके बाद पुलिस भी वहाँ से चले जाती। तो लोग जाते ही श्रुति भी वहाँ से निकल पड़ती। उसके बाद इधर हम देखती है कि घर पे श्रुति की अंकल बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, उन्हें पसीना आ रही है, फिर भी उन्होंने इधर उधर करी है, जैसे उन्होंने किसी के लिए वेट करी है, शायद किसी बात सुनने के लिए उन्होंने बहुत परेशान हो रही है। और इतने में ही वहाँ पे श्रुति की आंटी भी आ जाती और उन्होंने आते ही कहती भाई साहब क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो इतने में उन्होंने कहती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो इतने में श्रुति की आंटी कहती असल में मैंने ऑफिस में कॉल किया था, श्रुति ऑफिस में भी नहीं है और तो और ये लड़की फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, सुबह देखा था इसकी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है ना, इसलिए। तो इतने में उन्होंने कहती क्या कह रही हो, ये तो अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है, कहीं उसे फिर से कुछ हो तो नहीं किया। यार इस लड़की बिना ये कोई बात नहीं सुनती, कितनी बार मना किया कि बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर एक भी नहीं सुनी। तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो मानो ऐसे बोलते हुए फिर से एक्टिंग वगैरह करने लग जाती है ना, हमेशा की तरह, जबकि उन्होंने आज भी वही लोगों को भेजा था ना श्रुति को मारने के लिए। पर फिर भी यार उनका रिएक्शन तो देखो, कितना भूला वाला सज रही है, जैसे मानो उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम, बिल्कुल छोटे बच्चा है ना। और क्या बोलो, उन्हें लगते कि श्रुति अब तक घर नहीं लौटा, तब तो शायद आज उसकी काम तमाम हो ही गया, हाँ यही होगी। पर असल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मानो क्या बोलो, सब कुछ तो उनका उल्टा ही पड़ गया था ना, क्योंकि वो सारे लोगों को पहचान गया था। और तो और कहती है ना, जिसके पास कोई नहीं रहता उनका साथ ऊपर वाला देती है। तो मानो यहाँ पे भी श्रुति के साथ ऊपर वाला दे रही थी ना। खैर श्रुति के अंकल कहती मैं एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा बाहर जाके देखती हूँ, तुम घर पे रहो। तो उन्होंने ऐसे बोल के जैसे थोड़ा बाहर जाने लगती है ना, तो इतने में ही श्रुति की आंटी कहती अरे कोई तो श्रुति आ गया। तो क्या बोलो यार, मानो उसके अंकल की दिल ही टूट जाती है ना हमारी श्रुति को सही सलामत देख के कि हाँ आ गया। और इधर हमारी श्रुति वो तो मानो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रही थी। और आते ही उसकी आंटी कहती अरे बेटा तू तो ऑफिस से कब की निकल गई, मैंने ऑफिस में कॉल किया था, तो फिर अब तक कहाँ थी, पता है हम कितनी ज़्यादा घबरा गए थे। क्या हुआ बेटा, तुझे ऐसा क्यों देख रहा है,
कुछ हुआ है क्या? तो इतने में उसकी अंकल भी पूछ ही लेती कि हाँ बेटा, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ कुछ हुआ है क्या? जिस पे हमारी श्रुति थोड़ा आगे बढ़ते हुए गुस्से से कहती, हाँ वही गुंडा वालों ने आज भी मुझ पे हमला किया था मुझे मारने के लिए। जिस पे उसके अंकल बहुत ज़्यादा घबरा जाती और फिर घबराते हुए कहती, ओह मतलब कौन से गुंडा वालों ने? जिस पे श्रुति गुस्से से चेयर पे हाथ मारते हुए कहती, वही जिन लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी से इतनी सारी महीने, इतनी सुंदर से दिन बिना जिए गुजार दी, जिन लोगों के कारण मैं हर टाइम खुद को पूछते रहती हूँ कि मैं इतने दिन कहाँ थी, किस हालत में थी, किन लोगों के साथ थी। तो श्रुति ऐसे बोलते हुए मानो अपनी आंसू पूछती और फिर कहती, पता है आंटी, उस दिन जब मैं हमारी न्यू फैक्ट्री में जा रही थी ना, तब जिन लोगों ने मुझ पे हमला किया था ना, वही लोग आज भी मुझ पे अटैक किया था, मुझे जान से मारना चाहती है, वो लोग मुझे जान से मारना चाहती है। पर क्यों? मैं उन लोगों की क्या बिगाड़ा? हाँ तो क्या बोलो यार, ये बात सुन के तो मानो उसकी अंकल एकदम से शॉक कि यार इसे मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया, यार क्या करूं? तो मानो उन्होंने ऐसे बोल के अंदर थोड़ा घबराने लग जाती, क्योंकि वो कहती है ना, चुर को तो पुलिस के नाम सुनने से डर लगती है ना, उनके अंदर भी मानो यही चल रहा था। और फिर कहती, क्या कह रही हो बेटा, कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रहा है? जिस पे श्रुति कहती, नहीं अंकल नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रहा है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रहा है, मैं उनमें से सबको पहचान लिया, सबको, और अब बस मैं जानना चाहती हूँ कि वो लोग कौन है, और तो और मुझे मारना ही क्यों चाहती है? असल में वो लोग मुझसे चाहती क्या है? हाँ क्या चाहती है? मैं अभी और इसी वक्त कमिश्नर अंकल को सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। वो लोग मुझे मारना चाह रही थी ना, अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो क्या बोलो यार, बेचारी ऐसे बोल के मानो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, पता नहीं क्यों। और मानो रोते रोते उसकी पूरी फेस एकदम लाल हो गया था, और उसकी आँखें भी। और तो और अब मानो खुद को बहुत ज़्यादा अकेले महसूस करने लग जाती, जबकि उसे इतनी ज़्यादा प्यार करने वाली लोग थी, पर क्या बोलो, सबकी सब तो काफ़ी दूर थी, एक दूसरे से अनजान थी। किसी को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं मालूम था। अब तक तो कंची को भी नहीं पता था कि मधु अब तक जिंदा है कि नहीं, और हमारी मधु, उसे भी तो कुछ नहीं मालूम था, कुछ नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे एक इंसान आई थी, ऐसे एक इंसान थी जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, खुद से ज़्यादा मोहब्बत करती थी, इतनी प्यार करती थी, इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट करती थी, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसे तो कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं मालूम था। श्रुति बहुत ज़्यादा रो रही थी, और इधर उसकी अंकल, उनकी तो मानो 12 बज जाती। उन्होंने अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, उन्हें पसीना आ रही थी घबराहट की मारी कि यार अगर श्रुति किसी को भी सच में पहचान जाए और उनमें से अब कोई भी पकड़ा भी जाए, तब तो शायद कोई ना कोई मेरे नाम जरूर लेगी ना, तब तो मैं पक्का फंस जाऊंगी। इतनी सारी प्रॉपर्टी ये मेरे हाथ कभी नहीं लगेगी, शायद मेरी सारी ज़िंदगी जेल में गुजारना होगा, अरे मैं तो शायद कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मेरी इतनी दिनों की सपना मैं ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ करना होगा, मुझे उसे रुकना होगा, मुझे उसे किसी भी करके रुकना होगा। हाँ, मुझे उसे रुकना होगा, वो भी अभी, और नहीं तो पता नहीं कब क्या ही कर देगी। तब उन्होंने ऐसे बोल के कहती, अरे बेटा, ये तो क्या कह रही है कि तू पुलिस स्टेशन जाएगी? हाँ,
तू पहले शांत हो जा। हाँ, अरे तेरी ये उचित अंकल है ना, अरे मेरी होते हुए तू क्यों पुलिस स्टेशन जाएगी? मैं हूँ ना, मैं पुलिस स्टेशन चले जाऊँगी, मैं ही उन लोगों से बात करूँगी और जो भी करना है ना वो सब मैं करूँगी। तू शांत हो जा। हाँ, और देखते हो कि इस बार कौन तुझ पे अटैक करती है। तो तू पहले शांत हो जा। तो तू पहले हाथ मुँह धो ले और कुछ खा के रेस्ट कर, मैं आती हूँ। हाँ, तो उन्होंने ऐसे बोल के उसकी आंटी को इशारा करती कि उसे लेके जाओ अंदर। तो इतने में उसकी आंटी भी कहती कि हाँ बेटा, तेरा अंकल सही कह रही है, तो तू पहले थोड़ा शांत हो जा। और तेरे अंकल है ना, उन्होंने जो करेगी वो तेरी अच्छाई के लिए करेगी ना। चल चल मेरे साथ, तू पहले हाथ मुँह धो के थोड़ा रेस्ट कर ले, कुछ खा ले। तो मानो उन्होंने ऐसे ही बोल के श्रुति के हाथ पकड़ के अंदर की तरफ ले जाती। पर क्या बोलो यार, इन दोनों में से तो मानो किसी को भी नहीं पता था कि ये लोग किससे हेल्प मांग रही है, किससे विश्वास कर रही है। उन दोनों में से तो किसी को नहीं पता था कि घर के अंदर जो बैठा है ना, यही विश्वासघातक है। फिर ये दोनों अंदर चले जाते और इधर तो मानो उसके अंकल की साड़ी घूमने लग जाती कि यार अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब तो शायद मेरी सारी बोल खुलने वाली है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इस सारी प्रॉपर्टी तो मेरी होगी, सिर्फ मेरी होगी। तो मानो उन्होंने ऐसे ही सोचने लग जाती, वहीं खड़ी होके और कुछ प्लान वगैरह करने लग जाती। सो हे गाइस, इसके आगे के पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।